वही चीज यहाँ पर आती है। प्रश्न यहाँ पर आता है, भाई चित्त के ज्ञान के बिना भी वस्तु का अस्तित्व होता है? तो यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित होता है, जो महर्षि पतंजलि जी हम यहाँ पर बताना चाहते हैं। देखो, जब तक चित्त है या चित्त का अस्तित्व है, तो वस्तु का अस्तित्व होता है। अब चित्त जो है उस वस्तु के बारे में नहीं जानता है, तो चित्त का उस वस्तु का कोई अस्तित्व होता है नहीं। उसके बारे में यहाँ पर महर्षि बताना चाहते हैं, तो उसको हम सूत्र के द्वारा समझने का प्रयत्न यहाँ पर करते हैं। महर्षि कहते हैं, देखो, तद उपराग, तद उपराग अपेक्षितवाद। महर्षि ने यहाँ पर बताया कि तद उपराग यानी कि वस्तु उपराग की अपेक्षा से चित्तस्य, चित्तस्य का मतलब क्या होता है? तो चित्त को वस्तु ज्ञाता अज्ञातम। तो महर्षि यहाँ पर बताते हैं कि चित्त को वस्तु का ज्ञान होना एवं न होना वस्तु के साथ उपराग की अपेक्षा से होता है। उपराग का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कौन बताएगा? उपराग यहाँ पर मतलब ये होता है कि जब तक हमारा चित्त उसके साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बना लेता है, तब तक जो है उसका हमें ज्ञान होता ही नहीं है, और न तो चित्त जो है वो उसके साथ जुड़ पाता है। अभी आगे के सूत्र में मैंने क्या बताया कि यदि मेरा चित्त पूर्ण रूप से मेरे नियंत्रण में नहीं है, एक एग्जाम्पल नहीं है, तो चाहे वो वस्तु हो या न हो, उसका सामने कोई फर्क पड़ता है? इसलिए यहाँ पर महर्षि क्या कहते हैं, यदि चित्त की वस्तु का ज्ञान होना और न होना, इसका मतलब क्या होता है? तो वस्तु के साथ अपराग की अपेक्षा से होता है, यानी कि ये तभी होता है कि जब चित्त जो है वो पूर्ण रूप से उस वस्तु के साथ संबंधित स्थिति में जाता है, तभी उसको उस विषय वस्तु का ज्ञान होता है। बाकी हम मैं वहां पर अपने चित्त को ले ही न जाऊं, तो उस विषय वस्तु का ज्ञान जो है वो हमें होता ही नहीं। पर वो विषय तो है ही, उसके अंदर कुछ ऐसी स्पेशलिटीज तो है ही। इसलिए महर्षि पतंजलि जी यहाँ पर अ, हमें एक वस्तु के साथ जुड़ना और न अस्तित्व की होने की यहाँ पर ये बात यहाँ पर बताते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन मुझे दे पाएगा आप में से, प्लीज?
आप में से इसका एग्जाम्पल कौन मुझे दे पाएगा? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। कौन दे पाएगा बताइए, टाइप करो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। बताओ, प्रयत्न करो। देखो, आगे वाला सूत्र और ओ सूत्र में ज्यादा कोई डिफर है नहीं। मैंने यहाँ पर एक शुरुआत में शब्द बताया है जो ब्लू लाइन से है कि चित्त के ज्ञान के बिना भी वस्तु का अस्तित्व होता है। मैंने अभी कहा कि जरूरी है ना, मैं मेरे सामने पड़ी हुई कोई वस्तु के बारे में मैं उसको एनालिसिस करूँ, उसको समझूं, या उसकी उपयोगिता हम करें। महर्षि कहते हैं कि भले चित्त को उस वस्तु का ज्ञान है या नहीं, मानो कि छोड़ दो, पर वो वस्तु का तो अस्तित्व होता ही। अब देखो, महर्षि पतंजलि इसी चीज से लेकर उस सूत्र को समझाने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि चित्त के ज्ञान के बिना भी वस्तुओं का अस्तित्व होता है। इसका एग्जाम्पल हमें ब्लू लाइन वाला एग्जाम्पल कौन देगा? इजी है। चित्त के ज्ञान के बिना भी वस्तुओं का अस्तित्व होता ही है। अब मानो कि मुझे बायोकेमिस्ट्री की कोई बुक्स नहीं आती, या मुझे कोई प्रयोग नहीं आता, या मुझे कोई ऐसा मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन नहीं आता, पर मर्सी कहते हैं कि भले आपको उस विषय वस्तु का ज्ञान हो या ना हो, पर वस्तु का अस्तित्व तो होता ही है। मेरी बात को आप यहाँ पर समझो, यानी कि वस्तु अपने आप में तो वो एक ज्ञान वाली तो स्थिति है ही, भले आपके पास उस चीज के अंदर उसका ज्ञान हो या ना हो। ऐसा यहाँ पर महर्षि बता दिया, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है समाज के अंदर कि भाई जिसको हम अनदेखी चीजों को हम समझते हैं, यानी कि हमारे पास ज्ञान नहीं है उसका, पर वो अस्तित्व तो रखता तो है, वो दूसरों को तो प्रभावित तो करता है। इसलिए इस सूत्र को समझाने के लिए महर्षि ने यहाँ पर ये बताया कि तद अपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता अज्ञाता। महर्षि क्या कहते हैं यहाँ पर? क्योंकि चित्त को वस्तु का ज्ञान होना या ना होना, यानी कि मैंने बताया ना भाई, चाहे मैं उसके बारे में जानूं या ना जानूं, हाँ, वस्तु के साथ अपराग की अपेक्षा से होता है। एक तभी होता है कि भाई जब हम वस्तु के साथ पूर्ण रूप से संबंध रखते हैं ना, तभी जाकर उस वस्तु का ज्ञान होता है। आप जरा सोचो उसको। जरूरी है नहीं कि भाई अ, चित्त को उसके बारे में पूर्ण रूप से पता हो, न भी पता हो, न भी जानना चाहता हूँ, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई अ, वो वस्तु का अस्तित्व होगा ही नहीं। ना, अस्तित्व तो है ही, पर ये हम पूर्ण रूप से तभी जान पाते हैं जब उनके उस वस्तु के साथ पूर्ण रूप से हम क्या हो जाए, अटैचमेंट। आप सर, एग्जाम्पल दो या मैं दूं? इसमें ये भी एग्जाम्पल हो सकता है ना कि जैसे हमारा स्वर विज्ञान है, जैसे हमारे स्वर चलते हैं, उसको हम माने या ना माने उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जन्म से मृत्यु तक ये चलता ही है। यदि जानोगे तो समझ में आ जाएगा। यदि उस वस्तु का अस्तित्व तो है ही, स्वर तो चलता ही रहता है, हाथ भी चलते रहते हैं, शरीर की मेटाबॉलिज्म सिस्टम चलती रहती है ना, प्रकृति जो है वो चलता ही रहता है। आप चाहे उसको समझो या न समझो, मानो या न मानो, पर वो अपना कार्य तो करता ही रहता है। सूर्य सूर्योदय से अस्त होता ही रहता है। आप जरा सोचिए, वो क्रियाएं तो चल ही रही है,
वो वस्तु का अस्तित्व है ही, पर हमारा जानना न जानने से ऐसा हम नहीं कह सकते कि वस्तु का अस्तित्व होगा या नहीं ना। तो हमारी यहाँ पर लिमिटेशन आ गई। देखो, यूनिवर्सल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें घटित होती है। बहुत सारे जो साइंटिस्ट है कुछ चीजों तक पहुंचे भी नहीं है, पर वस्तुओं की घटना, वस्तुओं की स्थिति है ना, वो बनती ही रहती है। तो उसका अस्तित्व बनता भी और भी घटता भी। मेरी बात सुन, अब देखो बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, है ना, जो औषधि के रूप में अपने आसपास तो है ही, वो वस्तु का अस्तित्व तो है ना। तो ऐसा हम ना समझे कि हम उसको जाने या न जाने, पर वो तो अपना कार्य तो करता है। ये समझ में आया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ? देखो, ये सारे कॉन्सेप्ट कैसे बताए, सांख्य फिलोसफी के कॉन्सेप्ट वहां पर शो हो रहा है ना? ये समझ में आया? हम एक बार फिर से सर, रिवीजन करेंगे, तो आप लोग सर, चिंता मत करो प्लीज। हाँ, वो चित्त के ज्ञान के बिना भी वस्तु का अस्तित्व होता है, वो तो समझ में आया। पर ये जो है चित्त का ज्ञान न होने पर वस्तु के साथ उसकी संबंध की अपेक्षा से होता है, वो समझ में नहीं आता। मैं वही बता, उपराग का मतलब आप लोगों ने क्या बताया? उपराग संबंध या प्रतिबिंब। यहाँ पर एक सिंपल सवाल है कि मानो कि मैं कोई भी वस्तु मेरे पास सामने पड़ी है, मेरी बात देखो, मेरे सामने कोई ऐसी वस्तु पड़ी है, मैं उस वस्तु के बारे में मैं मानो कि जानू या न जानू। जानू या न जानू का मतलब ये होता है क्या वो वस्तु का ज्ञान हो या न हो, पर वस्तु के साथ उपराग की अपेक्षा से होता है। पर उसका पूर्ण रूप से हमें ज्ञान कब होता है? जब उसके साथ हम पूर्ण रूप से संबंध बांध देते हैं, महर्षि कहते, तभी उसकी वस्तु के साथ हमें मोमेंटेबल सिचुएशन होती है, यानी कि तभी हमें उसका एहसास और भाव होता है ना। मुझे इतना तो पता है कि सामने कुछ ऐसी चीजें है जो मेरे लिए उपयोगी है, पर वो कितना सिंपल तक। पर जब उसकी रूट कॉज में हम लोग जाते हैं, तब हमें ऐसा पता चलता है ये तो विशेष स्थिति जो है ना, वो ये वस्तु के अंदर है। आप सोचिए यहाँ पर, ये समझ में आया? हमने कहते कि भाई अरे यार, ये तो मोबाइल के अंदर एक फंक्शनिंग थी ही। पता है कि भाई मोबाइल जो है वो मेरे लिए उपयोगी तो था ही, टेलीफोनिक करने के लिए, ये करने के लिए, बट नर्सिक कहते हैं कि भाई यदि उसके बारे में और ज्यादा हम डिटेल में जानने का प्रयत्न करते हैं, है ना, तो हमें और ज्यादा विशेष प्रकार की उसकी स्थिति जो है वो हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी ये बताते हैं। पर कुछ चीजों को हम कितना जानते हैं, सिंपली जान लिया, फिर हमने उसको छोड़ दिया। पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये वस्तु की इतना ही सामर्थ्यता है, इसके अलावा भी उसके अंदर एक विशेष प्रकार की सामर्थ्यता तो है ही। हम उसके साथ उसका उपयोग जब करना स्टार्ट करते हैं, तब जाकर उसका एहसास होता है कि अरे यार, ये तो छोटी सी जो चीज है ना, तो बहुत सारी रूप में कार्यरत हो सकती है। ये समझ में आया? यानी कि हम वस्तु को कितना जानते हैं, ऊपर लेवल तक ही हम समझते हैं, ऊपर लेवल तक, है ना? सर मैं ट्राई करूँ हाँ। समझाने का। जैसे हम कोई व्यक्ति को पहले मिलते हैं और उसका अनुभव हमें होता है, तो हमें उसकी कुछ धारणा बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है। बट जब हम उस व्यक्ति के साथ पर्सनली जुड़ते हैं और उसके सारी स्ट्रगल और वो सब के बारे में जानते हैं, तब हमें पता चलता है कि नहीं, वो इंसान तो अच्छा था। उसकी कुछ सिचुएशन ऐसी थी, उस टाइम पे उसने ऐसा कुछ किया। तो जब उसके साथ पूरे तरीके से हम परिचय में आते हैं, तब जाके हमारी जो ग्रंथि वगैरह होती है वो चेंज होती है। तो ये बोल सकते हैं सर? हम्म, सही बात है। यानी कि हमने कहते कि पूर्ण रूप से हमने जाना ही जाना नहीं, नहीं। पर हाँ। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हाँ, कि ये इस तरह की चीजें हैं। हुँ, हमें पता है कि भाई ये सिंपल चीज है, पर जब हम पूर्ण रूप से उसको समझते हैं, एक तभी समझ पाते हैं जब उसके साथ उपराग की अपेक्षा से हम जुड़ते हैं। यानी कि उपराग यहाँ पर उसके साथ संबंध के साथ हम
उसके साथ संपूर्ण रूप से उसके साथ हम जुड़ते हैं, तभी जाकर उसका हमें सही ढंग से जो है ना ये पता लगता है, राइट? तो हम अब देखो, यदि मैं एक और दूसरा एग्जांपल दूं, यूनिवर्सल के अंदर जितनी भी चीज है वो अपने आप में संपूर्ण रूप से परिपूर्ण है। मेरी बात को याद रखना, संपूर्ण रूप से परिपूर्ण। हमने हर चीजों को खाली इतना ही समझा है, उसके खाली ऊपर लेवल पर ही समझने का प्रयत्न किया है। अब देखो, तो महर्षि ने कहा कि जब हम उसको पूर्ण रूप से जान लेते हैं, तभी जाकर जो है ना हम पता लगा सकते हैं, या पता हम जान सकते हैं कि उसका अस्तित्व तो बड़ा गहरा अस्तित्व है, राइट? ये समझ में आया आपको? हाँ, ये हाँ सर। समझ में आया। देखो, चिंता मत करना, हम लोग फिर से एक बार केवल ये को रिपीट करने वाले हैं चार्ट के माध्यम से, है ना, राइट? इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। ले लिया? देखो, एक और दूसरा सूत्र आता है जो आगे का सूत्र के साथ जुड़ा हुआ है। अपने सूत्र समझाने पहले उसका कनेक्टिविटी में यहाँ पर ऊपर की लाइन से समझाना चाहता हूँ। महर्षि यहाँ पर बताते हैं, दृश्य माने कि क्या? दृश्य वस्तु से दृश्य माने कि हम जो भी चीजें अपने चित्त के द्वारा हम देखते हैं उसको हम कहते हैं दृश्य वस्तु। अपने आंखों के द्वारा, अपने कान के द्वारा हम समझने का प्रयत्न करते हैं, अपनी जीवा के द्वारा उस टेस्ट का प्रयत्न करते हैं समझने का। तो महर्षि यहाँ पर क्या कहते हैं कि दृश्य वस्तुओं से चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करके, अब दृष्टा पुरुष से भी चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करता है। अब देखो, एक शब्द में यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मेरा जो इंद्रिया इंद्रिया मान के आंख है, आंख मेरे सामने जो भी वस्तु है उसको दिखता है। मेरे कान आप लोगों के शब्द को सुनने का प्रयत्न करता है। मेरी जीवा टेस्ट को समझने का प्रयत्न करता है। तो महर्षि यहाँ पर कहते हैं कि जब हमें जो देखने वाली वस्तु है, सुनने वाली चीजें है, उन सारी चीजों से जब मैं अपने चित्त को भिन्न कर देता हूँ, भिन्न का मतलब क्या होता है? जब चित्त को मैं वहां से अलग कर देता हूँ, तो अब न तो मुझे वो वस्तु दिखेगा और न तो वो मैं आप लोगों की बातों को मैं सुन पाऊंगा सही ढंग से। तो महर्षि कहते कि जब ये स्थिति जब आती है, तभी जाकर जो दृष्टा है पुरुष से भी चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध कर लेता है। एक मैं यहाँ पर आपके सामने एक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी देखो, अभी हमने सूत्र में समझा। अब देखो, ये मैंने अभी नहीं कहा कि ये सारा जो कॉन्सेप्ट कौन सा होगा पता है? हाँ, अब देखो, ये है प्रकृति और ए है पुरुष। देखो, प्रकृति जब कोई भी विषय वस्तु को देखती है, तो किसके द्वारा देखती है? जब चेतन तत्व प्रकृति के ऊपर प्रकाश डालता है, तभी जाकर चित्त के द्वारा वो विषय वस्तु हमें दिखाई देती है। याद रखना, पहली चीज। तो महर्षि क्या कहते हैं, जो प्रकृति से दिखी हुई जितनी भी चीजें हैं, वो चीज के द्वारा जब हम चित्त को वहां से अलग कर देते हैं, प्रकृति के द्वारा है, तो क्या होगा? अपने आप जो अब दिखना बंद हो गया। अब प्रॉब्लम क्या होगा? जो दृष्टा है वो भी चित्त की भिन्न सत्ता को सिद्ध कर लेता है। एक मैं एग्जाम्पल दूं, मैंने आप लोगों की आ, शब्दों को मैं सुनता हूँ, मैंने अपने कान बंद कर लिए। मैं आपने जो दिखाई हुई जो चीज है वो मैं देखता हूँ, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मैंने कान बंद कर लिया, मैंने आंखें बंद कर लिया।
तो अब स्थिति कैसे आई यहाँ पर? महर्षि कहते हैं तब ऐसी स्थिति आई कि अब मेरा जो दृष्टा है, दृष्टा यानी कि देखने वाला, वो स्वतः ही अपने आप से उस सत्ता से दूर हो गए। कौन सी सत्ता से? वो भिन्न सत्ता से, जो चित्त ने मैंने छोड़ दिया था, उस सत्ता से बिल्कुल दूर हो गया। यानी कि अब मेरा जो भाव था, न तो देखने लायक था न तो सुनने लायक था। अब मेरी सत्ता कहाँ पर हो गई? अपनी सत्ता के साथ जुड़ गई। याद करो महर्षि पतंजलि जी का तीसरा नंबर का सूत्र, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्था। यानी कि अब मेरे आउटर कनेक्टिविटी कुछ है ही नहीं। किसके साथ कनेक्टिविटी हो गई? दृष्टा यानी कि पुरुष से भी चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करते। यानी कि यदि हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, जो दृष्टा है, जो पुरुष है, वो क्या है? चित्त से बिल्कुल भिन्न ही है, अलग ही है। क्यों अलग है? क्योंकि चित्त किसके साथ जुड़ा है? वो प्रकृति के साथ जुड़ा है। याद रखना, पुरुष जो है वो अलग है और प्रकृति अलग है। देखो फिर से सांख्य फिलोसोफा का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो इसको सिद्ध करने के लिए, उसको समझाने के लिए महर्षि यहाँ पर एक सूत्र बताना चाहता है। उस सूत्र को यहाँ पर हम आपके सामने रख रहे हैं, राइट? अब देखो सूत्र पहले समझ लो, फिर हम उसको यहाँ पर समझेंगे कि महर्षि ने क्या क्या बताया। देखो महर्षि कहते हैं सदा ज्ञाता। ज्ञाता का मतलब ये होता है जानने वाला। सदा ज्ञाता चित्तवृत्तीय तत् प्रभो पुरुष्य अपरिमाणित्वात्। महर्षि कहते हैं कि तत् का मतलब यहाँ पर होता है उस चित्त के स्वामी। तो चित्त के स्वामी कौन है? तो महर्षि कहते हैं कि चित्त के जो स्वामी है वो पुरुष है। यानी कि प्रकृति तो क्या है? एक मीडिएटर है। महर्षि ने कहा कि उस चित्त के स्वामी पुरुष अर्थात जीवात्मा के परिणाम अपरिणामी। अपरिणामी का मतलब क्या होता है? अपरिवर्तनशील होने से चित्त की वृत्तियां सदा ही ज्ञात बनी रहती है। देखो यहाँ पर उसको समझने का पहले प्रयत्न करो। फिर एग्जाम्पल हमने जाना, पुरुष ही चित्त का स्वामी है, ये फाइनल है। पुरुष ही चेतना का स्वामी, माफ करना। पुरुष क्या है? वो चेतना का, चेतना माने के स्व का स्वामी। वो न तो भटकता है और न तो परिवर्तित चीजों में या उलझन में पड़ता है, बल्कि सदा के लिए कैसा है? अपरिवर्तनशील रहता है। यानी कि चेतना का स्वामी होने के कारण वह चेतना के स्वभाव को जानता है। अभी यहाँ पर निराकार की स्थिति की बात बता रहे हैं महर्षि पतंजलि जी। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, है ना, एक पुरुष की यहाँ पर बात बताती। पुरुष कैसा है? कोई चेतनमान, वो कभी नहीं भटकता है। जीवात्मा में रहा हुआ जो चित्त है ना, वो परिवर्तित होता है। जीवात्मा में रहा हुआ चित्त है ना, अलग अलग वृत्तियों के कारण। पर महर्षि कहते कि जो पुरुष चेतन तत्व है ना, वो कभी न तो भटकता है और न वो कभी परिवर्तित या उलझन में पड़ता है, बल्कि कैसा होता है? वो निर्विकार की स्थिति में बना रहता है। इसलिए महर्षि यहाँ पर कहते हैं कि चेतना का स्वामी होने के कारण वह चेतना के स्वभाव को जानता है। क्यों? क्योंकि पता है कि चेतना कैसे निर्विकार है, शुद्ध है और निरपराधी है, और कैसे है? अपरिवर्तनशील है, अचंचलम है। प्रकृति को हम क्या कहते हैं? चंचलम। प्रकृति को क्या कहते हैं? परिवर्तनशील। प्रकृति को क्या कहते हैं? जड़। और यहाँ पर पुरुष के कुछ जो सिम्टम्स महर्षि बताते हैं कि पुरुष कैसा है? तो चेतन तत्व है। अब वो भटकेगा भी, भटकेगा नहीं, ना तो उसमें कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा, राइट? ना तो कहीं उलझन में पड़ेगा, पर कैसा है? अपरिवर्तनशील। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना यहाँ पर पसंद करता हूँ। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल
जो हमारे घर में फैन चल रहा है, राइट? तो फैन में जो एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है, वो क्या है? वो ऊर्जा है। इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा है। अब देखोगे कि आप मुझे क्या बताओ कि फैन को मैं स्लो कर सकता हूँ, फास्ट कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ। तो वो तो रेगुलेटर में बंद किया, फास्ट किया, एक ऊपर किया, दो ऊपर किया, पर मैं उसकी ऊर्जा में परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि ऊर्जा कैसा है? एक प्रवाहित स्थिति है। ऊर्जा कैसा है? एक निरंतर स्थिति है। ऊर्जा कैसा है? उसमें आप चाहकर भी परिवर्तित नहीं कर सकते हो। तो ये चीज पुरुष के बारे में महर्षि यहाँ पर बताना चाहते हैं, जो भिन्न है किससे? प्रकृति से। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। सर। सो गए थे कि खो गए थे कि कहाँ थे? ये समझ में आया जो मैंने पढ़ाया? हाँ सर, आया समझ में। पक्का? मैं एग्जाम लेने वाला हूँ आपका। हाँ हाँ सर, जैसे मैं कोशिश करूँ ये हाँ, समझना की, जैसे ये जो पुरुष है ना, वो जीवात्मा है जो हमेशा दृष्टा भाव से प्रकृति के एक्शंस का देखता रहता है। साक्षी है। हाँ, और प्रकृति जो है वो हमारी चित्त है, वो जो तन मात्राएं हैं वो हमारी प्रकृति है। तो हमारा जो चित्त है वो अगर उसके मुताबिक वो कार्य करेगा, और पुरुष है वो उसका साक्षी भाव से उसको देखेगा। तो जो प्रकृति है वो परिणामशील है कि जो हमारे कार्य द्वारा, हमारे विचार द्वारा प्रदर्शित होती है, उसका रिजल्ट आता है। परिवर्तित होती है, हाँ, हाँ प्रदर्शित होती है, रिजल्ट आता है। हाँ। और जो पुरुष है, जो आत्मा है, वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ उस परिणाम को देखता रहता है। वो वो सम अपरिवर्तनशील है। हाँ, वो अपरिवर्तनशील है। वो साक्षी भाव से दृष्टा भाव से साक्षी के रूप में देखता रहेगा। तो वो बात समझाने की यहाँ पे कोशिश है, वो बात समझाई है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? इसलिए फैन का भी एग्जाम्पल है कि में फैन कैसे अपरिवर्तनशील, पर उसके अंदर बहती हुई ऊर्जा जो है ना, वो अपरिवर्तनशील है। ऊर्जा अपरिवर्तनशील है। पर जो फैन की स्थिति देखोगे तो परिवर्तन, उसको मैं एक ऊपर कर सकता हूँ, दो ऊपर कर सकता हूँ, पांच ऊपर कर सकता हूँ, राइट? तो अब महर्षि पतंजलि जी क्या एक पुरुष और प्रकृति की भेदों की यहाँ पर बात बताना चाहते हैं। हाँ, ये समझ में आया बाकी लोगों को? बाकी लोगों को समझ में आया? जी सर। हाँ सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ले लो तो मुझे बताना है। एक और सूत्र को हम यहाँ पर समझने का प्रयत्न करते हैं। देखो, ये इजी है ना? वही चीज फिर से वहां से हम लोगों ने जो बताया, बेन ने जो बताया, वही चीज यहाँ पर थोड़ा सा शो हो रहा है। अब थोड़ा सा दृश्य की बात बताते हैं। पहले तो हल्का सा उन्होंने पुरुष की बात बताई, अब दृश्य की बात बताते। तो महर्षि कहते हैं कि चित्त जिस प्रकार वस्तु का प्रकाशक है, यानी कि चित्त जहां जहां पर जाएगा, वहां वहां पर जो वस्तु है ना, वो समझने में हमें आ जाती है। तो उसी प्रकार अपना भी है। फिर चित्त से भिन्न दूसरे को दृष्टा मानने की क्या आवश्यकता है? देखो, बड़ी अच्छी बात बताई उन्होंने कि देखो, मेरा जो चित्त है वो जहां जहां पर जाएगा मेरे माध्यम के द्वारा, वो वस्तु क्या? प्रकाशित होगा ही, है? क्योंकि मेरा मन है, मेरा चित्त है। तो फिर चित्त से भिन्न दूसरों को दृष्टा मानने की क्या आवश्यकता है? हम यहाँ पर अक्सर गलतियां करते हैं। क्या चित्त से भी भिन्न
दृष्टा को मानने की आवश्यकता हम क्यों माने? क्योंकि चित्त ही सारा कुछ कार्य कर ही रहा है। तो हम दूसरों को दृष्टा मानने की जरूरत क्या है? दूसरों को हमेशा क्यों समझे कि मेरे अंदर भी ऐसा वीकनेस भाव है जो दिखाई दे रहा है? देखो वो वाक्य रचना को याद करो। दृष्टा दृश्य एकात्म अस्मिता। जहाँ दृष्टा और दृश्य एक स्थिति होती है तभी जाकर महर्षि कहते हैं ये अस्मिता का भाव होता है। महर्षि ने यहाँ पर क्या बताया? यदि मेरा चित्त ही सारी चीजें कर ही रहा है, मेरा चित्त ही हाँ विषय वस्तु को जान रहा है, समझ रहा है, तो हम दृष्टा को क्यों माने? दृष्टा को मानने की क्या आवश्यकता है? ऐसा महर्षि हमें क्यों पॉइंट देते, क्यों देते? तो उसका हम लोग जो है सूत्र के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। वही चीज है, पर सूत्र के द्वारा यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं? महर्षि कहते हैं यहाँ पर आप देखो, तत् स्वाभाषम दृश्य मतलब होता है कि वही चित्त दृश्य होने से स्वयं को क्या मानती है? ज्ञाता मानता है। देखो फिर से वही चीज आ गई, दृश्य होने से स्वयं ज्ञाता स्वरूप नहीं है, पर हम लोग क्या मानते हैं? स्वयं को ज्ञाता समझते हैं। हम यही समझते हैं कि मेरा चित्त ही जो है वो सारी चीजें कर रहा है, सारी चीजें दिखा रहा है, और हम देख रहे हैं और हम सुन रहे हैं। पर ये दृश्य होने से, पर देखा जाए तो स्वयं का वो स्वरूप नहीं है, स्वयं की ज्ञाता नहीं है। कौन? चित्त। किसकी ज्ञाता है? वो है दृष्टा। अब यहाँ पर उन्होंने जो सूत्र बताया उसके द्वारा हम समझने का प्रयत्न करेंगे। देखो चित्त जो है ना वो स्वयं चेतन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चित्त स्वयं ज्ञानवन अर्थात वो चेतन है ही नहीं। किससे चेतनमान होता है? पुरुष से चेतनमान होता है, पुरुष से चेतनमान होता है। बाकी चित्त कैसा है? सत्व चित्त है, रज चित्त है और तमस चित्त है। हमने कहते इसके अंदर तो सात्विक बुद्धि है, हमने कहते उसके अंदर तो रजस बुद्धि है, हमने कहते उसके अंदर तमस बुद्धि है। तो ये क्या है? वो तीनों तीन स्थिति जो है ना वो जड़ है, क्योंकि वो प्रकृति से ही उत्पन्न है। जो वस्तु जड़ पदार्थ से उत्पन्न होती है वो ज्ञानवान कति नहीं हो सकती है, ऐसा महर्षि यहाँ पर बताते हैं। जैसे हम कहते हैं कोई ऐसा घट, घट यानी कि कोई ऐसी वस्तु, एग्जाम्पल यहाँ पर बताए, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा घट, और घट यहाँ पर ऐसा कहते कि हम स्वयं से उत्पन्न हुए और स्वयं ही हम मृत हो जाएंगे ना। उसके अंदर एक प्रोसेसिंग कंडीशन होती है जो चेतना के द्वारा ही वो परिपूर्ण होती है। याद रखना, यदि कोई पेड़ पौधा यहाँ पर ऐसा कहे कि हम ही उग रहे हैं और हम ही अस्त हो रहे हैं, हम ही चलायमान अपने आप को स्व कर रहे हैं, तो महर्षि कहते हैं कि न तो चित्त स्वयं मान मोमेंटेबल है और न तो प्रकृति स्वयं मोमेंटेबल है। कैसे है? वो जड़ है ना। तो वो यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी प्रकृति के बारे में यहाँ पर बताने का वो प्रयत्न करते हुए चाहते हैं। ये समझ में आया सूत्र आपको? न तत्वास्वाभाषम दृश्यत्वात्, यानी कि जो चित है वो दृश्य ही है, पर वो कभी स्वयं पर नियंत्रित नहीं है। किसके द्वारा है? वो पुरुष के द्वारा ही वो चलायमान है। क्यों चलायमान है? क्योंकि हमारा जो प्रकृति है उसके अंदर चित आता है। यदि प्रकृति जड़ है तो चित भी कैसा है? वो जड़ ही है, पर हमें यहाँ पर दृष्टा के द्वारा ही हम सारी क्रियाकलापों को हम करते रहते हैं। वही फैन का मैं एग्जाम्पल दो, यदि मानो कि लाइट चली जाए यहाँ पर, तो हम फैन को कितना भी कहे कि भाई चलो चलो, या लाइट बंद कर लो, स्विच बंद कर लो, स्विच चालू करो, और वो फैन चलायमान होगा ही नहीं होगा, है ना। तो फैन कभी अपने आप को चलायमान स्थिति नहीं मानता है ना। जो मान लेता है तो महर्षि कहते हैं कि हम केवल को प्राप्त नहीं कर पाते। ये समझ में आया आपको?
ये समझ में आया? हाँ सर। सभी को समझ में आया? इजी है, मैंने अभी बारी बारी हाँ से कह रहा हूँ कि महर्षि हाँ, पतंजलि जी समझ यहाँ में पर आया। सांख्य का पूरा पुरुष और प्रकृति के बारे में यहाँ पर बताना चाहते हैं, है ना? राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर। हाँ सर। इसलिए हम कह सकते हैं ना, यहाँ पर देखो चित्त जो है वो ज्ञान स्वरूप नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। नहीं, किससे प्रकाशित है ना? भले दृश्य के साथ जुड़ा है, और वो कैसा है? वो प्रकृति, ये पुरुष से ही सही ढंग से प्रकाशित होता है। तो आज की क्लास का लास्ट सूत्र याद रखना। देखो, महर्षि ने बताया भाई चित्त को स्व प्रकाश मानने से दूसरा दोष दिखाते हैं। एक की पॉइंट, देखो चित्त जो है, अभी तो हम लोग, मैंने अभी बताया, तो जब हम ऐसा मानते हैं कि चित्त स्वतः ही स्व प्रकाशित है, तो हमें दूसरों के अंदर दोष दिखना स्टार्ट होते हैं। याद रखना। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जो फिर से मैं सूत्र बताऊं। दृश्य नहीं, दृष्टा दृश्य एकत्व अस्मिता। भाई अस्मिता एक क्लेश है, अस्मिता एक क्लेश की स्थिति है। अस्मिता कैसी है? एक दोष की स्थिति। अस्मिता क्या है? एक ऑब्स्टिकल की स्थिति। क्यों ऑब्स्टिकल है? क्योंकि दृष्टा और दृश्य दोनों अलग है, पर उसको हम एक समझते हैं, तब हमारे अंदर दोष पैदा होते। दोष क्यों पैदा होते? क्योंकि चित्त स्वयं ही मान लेता है कि मैं खुद जो है ना वो स्व प्रकाशित हूँ। चित्त स्वयं ही मान लेता है कि मेरे ही द्वारा ही मैं बोल रहा हूँ, मेरे ही द्वारा मैं सुन रहा हूँ, मेरे ही द्वारा ही मैं देख रहा हूँ। ऐसा महर्षि पतंजलि जी यहाँ पर समझाते हैं। तो ये किस तरह का सूत्र है, उसको हम लोग अंतिम सूत्र के रूप में यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो महर्षि ने क्या बताया? एक समय, है ना? महर्षि ने बताया एक समय जो भयान अवधारणा। महर्षि कहते हैं कि देखो एक समय यानी कि एक ही समय में, यहाँ पर शब्द आया है उभय। उभय का मतलब ये होता है दोनों चित्त और विषय का बोध और ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। बड़ी अच्छी बात बताई। देखो अभी हमने आगे वाले सूत्र में बताया था चित्त जो है वो कैसा है? वो परिणामशील है, परिवर्तित है, चंचल है। तो परिणामशील होने के कारण, चंचल होने के कारण, परिवर्तन होने के कारण उसे एक ही काल में दो ज्ञान नहीं हो सकता है, वो एक ही होगा। क्यों? महर्षि कहते हैं एक ही समय में दो स्थिति नहीं होगा। जिसके ऊपर वो देखेगा वो तुरंत ही उसके बारे में सोचना स्टार्ट करेगा, फिर तीसरे के बारे में सोचना स्टार्ट करेगा, फिर चौथे के बारे में सोचना स्टार्ट करेगा। पर आप कहोगे कि सर आप उनको एक ही साथ दो चीजों का ज्ञान दो, तो हम नहीं कहते कि वो आपको, हमें हमें गुजराती माने कहता बावाना બધા से बदले છે। एग्जाम्पल जो यहाँ पर मानो कि क्लास चल रही है, तो परिवर्तनशील यानी कि चित्त इतना सेंसिटिव है ना कि आप एक साथ दो काम कतई नहीं कर सकते। आप कहोगे कि चलो मैं सर की क्लास भी सुनूं 100%, है ना, एक एक शब्द को, और साथ साथ दूसरा काम भी करूं, तो ये दोनों चीजें आपके लिए बिगड़ेगी। आप ऐसा, हम भी ऐसा सोचते एक साथ दो काम कर लेते ना, ये कतई नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि चित्त एक चीज के ऊपर, है ना, मोमेंटेबल करता है
तो एक चीज के बारे में ही वो एनालिसिस मूवमेंट करेगा। फिर दूसरी वस्तु देखी तो आगे आगे वाली वस्तु को क्या कर लेगा, उसको स्टॉप कर लेगा। तो चित्त कैसा है, तो परिणामशील है। जहां चीज जहां चित्त ने देखा तुरंत ही उसके बारे में वो समझना स्टार्ट कर लिया, वो समझना स्टार्ट किया। मेरी बात को समझो। इसलिए महर्षि ने चित्त कैसा समझा है, चंचल की स्थिति के नाम बताया है। परिणामशील है, कैसा है, पल पल में बदलता रहता है, ऐसा यहाँ पर महर्षि ने हमें बताया। और जिसके कारण महर्षि कहते हैं कि हम एक साथ दो चीजों को भी समझने का प्रयत्न करें तो हम समझ नहीं पाएंगे। ऐसा यहाँ पर उन्होंने बताया। अब ऐसा होने का कारण क्या है, देखो महर्षि ने बताया, क्योंकि चित्त जो है ना वो स्वप्रकाशित नहीं है। जो चित्त जो है वो अपरिवर्तनशील नहीं है। जो चित्त जो है कैसा कैसा है, अचंचलम नहीं है। चित्त स्वतः ही चंचलम है। इसलिए हमें एक साथ दो चीजों का ज्ञान कभी नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, तो चित्त कम से कम केवल बाह्य पदार्थ के रूप में ही जहाँ जहाँ पर वो चीज देखेगा उसको नॉलेज होना स्टार्ट हो जाएगा। पर देखा जाए कि ये जो चित्त बाह्य पदार्थों को देखता है, उस देखने में सामर्थ्य यदि किसी के पास है तो किसके पास है, दृष्टा यानी कि पुरुष के पास ही है, जिसके द्वारा चित्त जो है ना वो सामने वाली वस्तु को देखता है, यानी कि जानने के लिए योग्य होता है। बाकी बड़ा ही मुश्किल है। इस समझ में आए तो महर्षि पतंजलि जी यहाँ पर हमें क्या बताना चाहते हैं कि भाई पुरुष का कार्य अलग है और प्रकृति का कार्य अलग है, क्योंकि उसके बीच में एक ऐसा भाव आता है जो अस्मिता है, यानी कि मैंपन का भाव। याद करो मैंने आपको बताया था यदि कि हम जितने भी व्यवहार करते हैं संकल्पित स्थिति में, उन सारी जगह पर हम चित्त को अलग अलग स्थिति में निर्माण करते हैं। जैसे हम घर पर है तो हमारा संकल्पित चीज कुछ अलग होगा, जब हम बाहर है तो हमारा संकल्पित चीज कुछ अलग होगा। तो इसलिए चित्त कैसा है, परिणामशील है, चंचल है ना। वो एक साथ दो चीजों को कभी ग्रास्पिंग नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है कि चित्त स्वप्रकाशित है ही नहीं। क्या है वो, परिणाम से, है ना। कैसा है, चंचलम। पर उसको प्रकाशित करने में किसका रोल है, अभी मैंने बताया, दृष्टा का रोल है। किसका रोल है, उसका रोल। ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया। हाँ सर, मतलब एक टाइम पर एक ही काम करना है। हाँ, एक टाइम पर एक ही काम मूवमेंट होगा, बाकी हम लोग कहें कि होगा तो नहीं होगा। तो मल्टीटास्किंग का जो कंसेप्ट है वो हिसाब से वो मतलब एक तो, टाइम पे हम एक ही काम में कंसंट्रेशन कर सकते हैं। पर उसमें बेन सफलता नहीं मिलती है। हाँ, करने की खातिर कर लेते हैं, करने की खातिर वो ऐसा नहीं कि मना नहीं होगा, पर उसमें सफलता नहीं मिलती है। यस सर। पर सर तो जब कोई देखो ये, सिद्धि पा लेते हैं तब तो कर सकते हैं ना, जैसे हमने हाँ आगे समझी वो 5 सिद्धियां, हाँ, तो हम कर सकते हैं। पर तो हम कर सकते हैं। तो आप लोग चिंता मत करना, मानो कि ना पता चला तो हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में, है ना, रिवीजन कर लेते हैं। राइट। हाँ, स्क्रीनशॉट ना लिए हो तो ले लो आप लोग। हम लोग जो है बाकी के सूत्र जो है वो नेक्स्ट टाइम समझेंगे, है ना।
हाँ, लास्ट हमने कब क्लास ली थी? 27 को। हाँ सर, 27। आज कौन सी डेट है?